नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। मेरे साथ प्रदीप जी हैं जो ईजीवे का स्टूडेंट रह चुके हैं और इन्होंने फ़िलहाल इसरो, यूपीआरवीएनएल और लखनऊ मेट्रो ये तीनों जॉब को निकाल चुके हैं और तीनों में ये टॉपर रह चुके हैं। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया, किस तरह से इन्होंने अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया, कितना मेहनत किया। बहुत कुछ जानने को आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में है, अगर वीडियो लंबा होगा तो 2 पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ये जो मेरा स्टूडेंट है प्रदीप जी, इनके बारे में कमेंट किया बहुत ज़्यादा कि इनका यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, इन्होंने तैयारी कैसे किया, क्योंकि ये खुद एक इसरो को टॉपर, अभी फिलहाल रिजल्ट आया है, इसरो को टॉपर है। लखनऊ मेट्रो में भी टॉप किया था इन्होंने और यूपीआरवीएनएल में भी टॉप किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी अपना परिचय बताइए। नमस्ते सर, सभी छात्रों को और ईजीवे के व्यूअर्स को नमस्कार। और मेरा नाम प्रदीप कुमार, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दौलतपुर कैमा का रहने वाला हूं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल आपसे ये कि आपने मैट्रिक कब पास किया था और कहां से पास किया, कौन सा स्कूल था और कितना नंबर आपको आए थे मैट्रिक में? ये सर, मैट्रिक मैंने 2007 में किया है सर जी। और स्वामी सदानंद हाई स्कूल सनियावा अटरिया सीतापुर से ही 2007 में हाई स्कूल किया और उसमें 55.33%, 55.33% मेरे नंबर थे। तो जब आपने मैट्रिक पास किया 2007 में 55% नंबर थे, तो उस समय मैट्रिक पास करने के बाद आपने करियर को लेकर क्या आपके मन में सवाल थे, क्या चल रहा था कि आगे क्या करना है? उस टाइम यही सोचा था सर, आगे चल करके इंटर कर लेंगे, फिर हो सके तो ग्रेजुएशन कर लेंगे और शिक्षित हो जाएंगे, बाकी कुछ बहुत बड़ा नहीं सोचे थे। तो जब आपने आईटीआई किया तो क्या सोचकर आपने आईटीआई में एडमिशन लिया था, और जब आईटीआई कर रहे थे तो फिटर ही क्यों चुना आपने, मतलब फिटर से ही आईटीआई करेंगे? आईटीआई करने का सर उद्देश्य ये था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जॉब किया करता था। वो मैं 2010-11 से कर रहा था, लेकिन बहुत दिन काम करने के बाद, करीब 7-8 साल काम करने के बाद मैंने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने से पैसे का बहुत दिक्कत होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आईटीआई कर लूँ और सर्टिफाइड हो जाऊँगा तो किसी अच्छी कंपनी में जा सकता हूँ जहाँ पर सैलरी को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये सोचकर मैंने आईटीआई किया। और आईटीआई में फिटर इसलिए लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी फिटर था, काम को मैं फिटर के तौर पर कर रहा था। लेकिन कहाँ कर रहे थे काम? एनसीआर में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन्हीं सब क्षेत्रों में करता था। प्राइवेट कंपनी में आप काम ऑलरेडी करते थे के थ्रू। और लेकिन उस बीच में हमारे पास कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं था, तो हमने सोचा जो नॉलेज है तो इसको सर्टिफिकेट के तौर पे और टेक्निकल नॉलेज के तौर पे चेंज करूं तो थोड़ा कुछ बेटर होगा। मतलब आईटीआई करने का उद्देश्य आपका ये था कि हम पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो मुझे उसमें आगे अपॉर्चुनिटी मिलता रहा, इसके लिए आपने आईटीआई किया था? जी सर। अच्छा, मतलब आईटीआई करने के बाद आपके मन में ये सवाल नहीं था कि हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, ऐसा कुछ था? गवर्नमेंट जॉब के लिए हम यही मानते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, वो बचपन से लेकर के उनका सपना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बचपन से ही स्टार्ट कर दिए, उसी पे फोकस कर लिए हैं। और ये सब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। हम इंटर तक, हाई स्कूल तक कुछ सोच ही नहीं थे, फिर आ गए प्राइवेट जॉब में तो सब सोचना मुश्किल था हमारे लिए। तो फिर आपके मन में एक ख्याल कहाँ से है कि नहीं अब मैं भी तैयारी कर सकता हूँ? सर, जब आईटीआई में कर रहा था तो उस टाइम हमारे भैया हमको गाइड किया करते थे और कोचिंग वहाँ पर टीचर लोग भी अच्छा पढ़ाते थे। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि वहाँ पर 63 लोग थे हमारे क्लास में, जिसमें हम टॉप थे। जब टॉपर हम हो गए क्लास के 63 लोगों में से, तो भैया लोगों ने कहा कि तुम अच्छा पढ़ सकते हो, अच्छा कर सकते हो और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रयास करो। तो फिर भी हमने सोचा कि ये बहुत बड़ी बात है। जब हम इंटर करने के बाद 8 साल नहीं पढ़े हैं, अब आईटीआई में भले ही अच्छे नंबर आ गए हैं, लेकिन नौकरी निकालना एक देश के लेवल पे होता है, देश भर का हर कोई उसमें अप्लाई करेगा तो वहाँ ज़्यादा कंपटीशन होगा। मतलब इंटर करने के बाद 8 साल आपका गैप रहा पढ़ाई से? 2009 में मैंने इंटर किया था। उसके बाद 2017 में मैंने आईटीआई स्टार्ट किया। इस बीच में मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं, सिर्फ काम करता था। तो आप यूपी से, उत्तर प्रदेश से, सीतापुर से, और आपने वहाँ से चलकर पटना है ईजीवे कोचिंग में। तो ये यूपी में भी बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन आपने ईजीवे को ही क्यों चुना एज ए, मतलब अपने करियर को, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए? सर, हमारी पढ़ाई वढ़ाई का जो कुछ भी प्लान है, पढ़ाई का, करियर का, आने जाने का, टिकट वगैरह का जो भी कुछ है, ये हमारे भैया सब प्लान किया करते हैं। और पापा के ना होने के कारण मैं उनको गाइड मानता हूँ अपना, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना मेरी प्रायोरिटी होती है। तो आईटीआई भी मैंने उन्हीं के कहने से किया था। मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था आईटीआई करके 6,000-8,000 की नौकरी मिलेगी, और ऐसे ही मैं
15-17 हज़ार की नौकरी कर रहा था। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने जब फोर्स किया, पुश किया, तो मैंने ITI किया। फिर ITI के बाद उन्होंने ही मेरे बिना बताए, बिना कुछ कहे, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे उनके पास होते हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने मेरे फार्म अप्लाई कर दिए थे UPRVNL में भी और ISRO में भी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि पढ़ाई करो, तुम्हारे फार्म भर दिए हैं और परीक्षा दो। तो हमने कहा भैया हमारी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, आप क्यों परेशान करें हमको तैयारी करवा के। बोले तुम नौकरी करते रहो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दो, 1 बार 2 बार 3 बार करोगे तो कभी तो निकलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। लेकिन मैं नौकरी के साथ थोड़ा बहुत पढ़ता था, उतना नहीं पढ़ पा रहा था, 2-3 घंटे में उतना नहीं होता है यार। लेकिन जब UPRVNL की परीक्षा थोड़ी नज़दीक आई, तो उन्होंने कहा नौकरी छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, और तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 19 में फार्म अप्लाई किए थे और 21 में एग्ज़ाम हुआ है सर, और हम 30 ईयर्स एज हमारी हो गई थी। तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा है, जो कुछ करना है इसी वैकेंसी में, इन्हीं 2-3 फार्म जो पड़े हैं इन्हीं में कर लेना है। तो इसके लिए जितना कुछ कर सकते हो अपना 100% मेहनत कर दो। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब तुम्हारे लिए मौका है नहीं। तो हमने पूरी मेहनत की और पढ़ने लगे थे, लेकिन घर पे रह के पढ़ते थे, उतना अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। गांव के लोग डिस्टर्ब करते थे, घर से मौका मिल रहा था पढ़ने का, लेकिन कुछ गांव के लोग आके बैठ जाते थे, कुछ बात करने लगते थे, बातों में ध्यान चला जाता था। फिर भैया बोले पता नहीं कहाँ से पता किए, किसी लोगों से पूछे होंगे या कहीं से देखे होंगे, EG वे कोचिंग का उनको एक वीडियो मिला था यूट्यूब पे, वो हमको सेंड किए, बोले ये कोचिंग है, वहाँ से जा कर के पढ़ाई कर लो। तो हमने कहा भैया हमको ही पढ़ना है, हमको ही एग्ज़ाम देना है, तो कोचिंग जाने से कुछ होने वाला तो नहीं है, हमको ऐसे ही पढ़ने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं तुम कोचिंग जाओ, कोचिंग जाकर नहीं होगा तो समझ लो अब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अपने आप से प्रयास करके और फिर एक बार ट्राई करने में टाइम ले लो, और फिर तुम्हारे पास मौका बचेगा नहीं, तो तुम कोचिंग जाकर भी क्या करोगे। इसलिए अभी से कोचिंग जाओ, जो कुछ कर सकते हो सब प्रयास अभी कर लो, और यही अंतिम है, अंतिम समझकर अपना पूरा प्रयास करो। तो ये सोचकर उनके कहने से मैं आया था, जबकि मैं कोचिंग पे इतना ट्रस्ट नहीं करता था। तो आपने भैया के कहने पे, आपके भैया ने यूट्यूब पे EG वे के बारे में सुना, जाना आपको वीडियो भेजा, तो आपने यहाँ तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं आपने उस वीडियो को देखा था, जो चीज़ें उसमें बताई गई थी, और यहाँ जब आप पटना पहुँचे, तो पटना पहुँचे तो जो सोशल मीडिया पे या जो भी आपको EG वे के बारे में बताया गया था, तो उन बातों में और EG वे में जो अभी क्लासेस जो चल रही है, जो पढ़ाई आपने किया, दोनों में क्या डिफरेंस था, या ऐसा कुछ तो नहीं था कि कमी था, बताया कुछ ज़्यादा गया था, ऐसा तो क्या था मतलब? नहीं सर, जैसा वीडियो में बताया गया था, तो वीडियो तो 7-8-10 मिनट की होती है, उसमें बहुत संक्षिप्त चीज़ें बताई गई थी, और उन सारी संक्षिप्त चीज़ों का यहाँ पर EG वे में आकर के पूरा एक बड़े स्तर पे विस्तार में, डिटेल में सब कुछ देखने को मिला, और जैसा कुछ वीडियो में हिंट दिया गया था वैसा रियल में यहाँ मिला। ओके। तो आपने EG वे आए होंगे, तो सबसे जो पहला क्लास होता है मोटिवेशनल क्लास होता है, 4 घंटे की होती है, आप देखे भी होंगे, आप थे सेमिनार में। तो वो मोटिवेशनल जो क्लास होता है, जो सेमिनार होता है, तो क्या सेमिनार में बच्चों को आना चाहिए? वह क्या वो सेमिनार बच्चों के लिए, जो आगे तैयारी करने वाले बच्चे हैं, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? सर वो सेमिनार क्लास नहीं है, वो भी एक तैयारी का ही पार्ट है। अगर कोई उसको मिस कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी तैयारी का 25%, या कुछ लोगों को मैं कहूँगा जिनको पता ही नहीं है कुछ तैयारी कैसे होती, पेपर कैसे होते हैं, तो 50% तक, 25% से लेकर 50% तक तैयारी का पार्ट वो है किसी के लिए, तो वो अपना लगभग 50% पार्ट मिस कर दे रहे हैं अगर सेमिनार मिस कर रहे हैं। सेमिनार काफ़ी आवश्यक है। सेमिनार बिल्कुल आवश्यक है सर। अगर कोई समय कम है किसी के पास, दूर की वजह से या पैसे की वजह से किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाता है, तो भले ही सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर सेमिनार नहीं अटेंड किया है तो 3 बार वो क्लास कर ले, 3 बार पूरे सिलेबस को पढ़ ले, उसका सिलेक्शन मुश्किल है सर। सेमिनार चाहिए, मतलब मोटिवेशन चाहिए, तैयारी कैसे करें, सारी चीज़ों के लिए सेमिनार जरूर मतलब ज्वाइन करें। सर मोटिवेशन ही नहीं, सेमिनार में सिलेक्शन की स्ट्रेटजी मिलती है, पूरी प्लानिंग मिल जाती है कि कैसे हमको पढ़ना है। हम जब पहले पढ़ रहे होते हैं, हम भी 2-3 साल पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन हमको सेमिनार सुनने के बाद पता चला, हमने सेमिनार का प्रॉपर नोट बनाया था, और बहुत लोग ऐसे बैठे थे, लेकिन हम पेन और पेपर लेके बैठे थे। अभी भी मेरे फेयर कॉपी में वो सेमिनार का वीडियो का जो नोट्स है रखा हुआ है, मैंने उसको पूरा बनाया था, और उसमें हर चीज़ को हाईलाइट किया था, इस पर मुझे ज़रूर फोकस करना, भले ये चीज़ छूट जाए, ये मेरा टॉप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से मैंने उसको कैटेगराइज किया था। तो मैं तो ये मानता हूँ सर, अगर सिलेक्शन लेना है तो सेमिनार ज़रूरी है, और सेमिनार से ही आपकी सिलेक्शन का एक रास्ता दिखाई पड़ने लगता है।
तो थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सेमिनार के बारे में। देखिए सेमिनार क्या होता है कि बच्चे जब ITI करने के बाद यहाँ तैयारी के लिए आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होता कि तैयारी कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, सिलेबस क्या होते हैं, कौन सा किताब हमको स्टडी करना होगा, टीचर्स जो बता रहे हैं उनके नोट्स को कैसे पढ़ना होगा। तो ये तमाम चीज़ें सेमिनार में बताया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है जो आपके लाइफ से जुड़ा होता है। तो अगर कोई सेमिनार अटेंड करता है तो काफ़ी चीज़ें उसको सीखने को मिलता है। अगर आप भले ही जीवे कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, कभी भी सेमिनार के बारे में अगर सोशल मीडिया पर आपको दिखता है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे दर्शक है आपके जो हमने पोस्ट किया था सेमिनार के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सेमिनार में सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि आप कैसे पढ़ेंगे ये पता चलता है और क्या नहीं पढ़ना है ये पता चलता है। पढ़ते समय आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सब चीज़ें जो पता चलती हैं वो आप अपने आप पढ़कर या कहीं और किसी से पूछकर उतना अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जो आपने बताया था सेमिनार आप ही अटेंड किए थे, तो सेमिनार में आपने हमको बताया था कि 3 कॉपी बनानी होंगी, एक क्लास नोट, एक शॉर्ट नोट और एक क्वेश्चन कॉपी। अभी तक मुझे वो बातें ठीक से याद हैं क्योंकि मैंने उसको एज ए नोट बनाया था और उसको रिवाइज़ भी किया हूँ, सेमिनार को रिवाइज़ किया हूँ सर। तो क्लास नोट तो मैं बनाता था, सब कोई बनाता है। शॉर्ट नोट भी मैंने बनाए हैं। शॉर्ट नोट मेरे 30 पेज हैं लगभग टोटल थ्योरी के। 30 पेज में ही सारे आपने बना दिया शॉर्ट नोट्स में। देखिए मैं यही बोलता हूँ कि 30 पेज में देखिए उन्होंने पूरे ट्रेड थ्योरी का नोट्स बना लिया था, शॉर्ट नोट्स। और ये इससे फ़ायदा ये होगा कि 30 पेज को आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 200-300 पेज का जो क्लासरूम का नोट्स होता है वो पॉसिबल नहीं होता कि एक दिन में आप पढ़ पाइएगा। इसीलिए हम लोग शॉर्ट नोट्स बोलते हैं बच्चों के, सेल्फ स्टडी करके वैसे चीज़ों को कलेक्शन कीजिए जो आपको रिविजन के टाइम जल्दी से उसको मेमोराइज कर पाएँ। आगे बताएं। और क्वेश्चन कॉपी कहना चाहूँगा सर, क्वेश्चन कॉपी जो आपने कहा था बनाने के लिए उसको मैं हाईलाइट किया था, चाहता भी था, लेकिन मैं लिखने में थोड़ी प्रैक्टिस कम थी मेरी, तो इसलिए लिखने पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। क्लास नोट लिखता था, शॉर्ट नोट लिखता था। फिर लगता था कि अगर लिखने में ज़्यादा टाइम देंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे तो मेरा समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा, मैं रिवाइज नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैं अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ जो क्लास में होते हैं तो उसमें जो मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते थे उनका स्क्रीनशॉट रख लेता था और अभी भी आज तक वो मेरे मोबाइल में सेव हैं स्क्रीनशॉट। अभी भी 3 सिलेक्शन हो गए हैं लेकिन वो मैं डिलीट नहीं किया हूँ जो मेरी गलतियाँ थीं। इसके अलावा 20 टेस्ट तक तो मैंने अपने एक कॉपी बनाई भी थी जिसमें उनको 1 लाइनर के तौर पे लिखा था। जो मेरे गलत क्वेश्चन थे उनको 1 लाइनर में कन्वर्ट करके मैं लिखा था और उसका टाइटल मैंने दिया था माई एरर। और उस माई एरर को मैं सुबह शाम डेली देखता था, चाहे उसके 2 पेज पढ़ूँ, डेली उसको पलटता ज़रूर था। माई एरर मेरी फेवरेट कॉपी थी। और इसके अलावा जितनी भी बुक्स मेरे पास थी, जैसे ITI जब मैं कर रहा था उस टाइम अरिहंत की थ्योरी बुक थी, तो उसके जितने क्वेश्चन थे भले ही क्वालिटी क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो जैसे सर टेस्ट लेते रवि सर क्लासरूम जो टेस्ट होता था उसमें नंबर कितना आता था आपका? सर हमारा सबसे पहले जो टेस्ट दिए थे उसमें 38 नंबर आए थे। 50 में 38 आया जी। और सबसे लास्ट में जो दिए थे उसमें 50 आए थे। गुड। 38 से 50 तक हम गए हैं सर। देखिए शुरुआत इन्होंने पहला टेस्ट EGV का दिया था, पहला चैप्टर का था, 38 नंबर आया था। और इसके बाद इनका लास्ट जो टेस्ट हुआ था जब यहाँ से जा रहे थे तो 50 में 50 नंबर लाए थे। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते 3 महीने में आपकी जो तैयारी थी हो गई थी। और EGV कोचिंग का जो एक स्ट्रेटेजी होता है कि 3 महीने में हम बच्चों का तैयार कर देंगे। हाँ सर, EGV का जो प्लान है 3 महीने का, लेकिन हमें वो 2.5 महीने ही मिल पाया था क्योंकि कोविड आ गया था। और 2.5 महीने में सर इतना हो गया था कि 3 एग्ज़ाम आपके सामने हैं जी। 2.5 महीने में इन्होंने 3 एग्जाम को क्वालिफाई किया। और अब EGV में थोड़ा सा हमने चेंज किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बेसिक लेवल के होते हैं, जानकारी नहीं होता है, तो उनको प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिलता है और घर पर जाते हैं तो वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने EGV को 2 महीना क्लास को और एक्सटेंड कर दिया। 2 महीना हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, 3 महीना क्लास और 2 महीना प्रैक्टिस। लगभग 5-6 महीने आपको यहाँ पर रहना होगा। पहले से हम लोग बदल दिए हैं। तो चलिए हमारे आपके जो फोटो हम पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कमेंट के रिगार्डिंग ही अब आगे हम बढ़ेंगे। तो उन्होंने जो पहले कमेंट किए हैं उन्होंने पूछा था कि आपने तैयारी के लिए किस तरह का प्लानिंग किया था? सर प्लानिंग तो मैंने कुछ खास किया नहीं था। EGV आने से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं डेली प्लानिंग करता था और डेली इसको चेंज करता था। मेरा कुछ प्लानिंग निश्चित नहीं था। मैं डेली प्लान सुबह करता था, शाम को ख़त्म हो जाता था, अगले दिन नया प्लानिंग। जैसे किस तरह का प्लानिंग करते थे? बस यही सोचते थे कि आज हमको एक चैप्टर थ्योरी कंप्लीट कर देना है,
तो कल सोचे थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन कल से एक चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ऐसे चेंज करते रहते थे। मतलब आपने ऑनलाइन जाकर वीडियो देख लेते थे। मतलब आपको डेली जहाँ आपको कमी लगता था उस पर ज़्यादा फोकस करते थे? जी हाँ। तो सर हम जब तक पढ़ते थे अपने आप से, तो हमेशा मुझे कभी पता ही नहीं था कि मुझे मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। मैं खुद से बनाता था, खुद से बिगाड़ता था और मैं यही कर रहा था। पढ़ता तो रोज़ था, लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पढ़ने का टाइम टेबल क्या था, किस तरह से स्टडी करते थे, क्लासरूम में पढ़ते थे, इसके बाद घर पे पढ़ते थे, तो दोनों में किस तरह की आपकी प्लानिंग थी? सुबह सर मैं लगभग 6 बजे जगता था, कभी 10-5 मिनट पहले या बाद में जग जाता था। 6 बजे जगने के बाद पानी पिया, फ्रेश हुए, ब्रश व्रश करके उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे, बिल्कुल मुँह धो करके कि नींद ना आए। पढ़ने बैठते थे तो जो कल पढ़ कर गए थे, जो नोट्स बनाए थे, जो कुछ पढ़ा था, वो 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे जितना रिवीजन हो सकता है, कल का पढ़ा, उससे एक दिन पहले का पढ़ा, 2 से 3 दिन का जितना बैक हो जाए 2 घंटे में उतना रिवीजन करते थे। और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हिंदी या मैथ का देख लेते थे, क्योंकि यूपीआर में ये भी सब था। ये सब देखने के बाद हमारा 10 बजे से क्लास होता था। 10 बजे से क्लास में आते थे, 12 बजे तक क्लास में पढ़ते थे। कभी कभी अगर अगले टाइम में खाली है क्लास तो 2.5 घंटे 3 घंटे भी हो जाता था। और जब यहाँ से पढ़ कर जाते थे तो जाकर सीधे खाना खाते थे, हाथ मुँह धोकर। खाना खाने के बाद बिस्तर बिछा के आराम से लेट जाते थे। 20 से 25 मिनट, कभी कभी आधा घंटा हो जाता था, हम लेटे रहते थे। नींद आ गई तो आधा घंटा, नहीं तो 20 मिनट में अपने आप उठ के बैठ जाते थे। फिर मुंह धो करके आंखें मत्थे पे पानी मार के फिर पढ़ने बैठ जाते थे। फिर उस टाइम से पढ़ते पढ़ते जब तक सूर्यास्त ना हो जाए तब तक पढ़ना है। चाहे बीच में थोड़ा सा उठ के खड़ा हो जाऊँ, कुर्सी छोड़ के, टेबल छोड़ के थोड़ा दाएं बाएं घूम लूँ, फिर बैठ के पढूँ। लेकिन ऐसे करते करते शाम तक पढ़ते थे। शाम को सूर्यास्त के टाइम एक बार जब सूर्यास्त हो रहा हो छत पर जाते थे, नीचे उतर के फिर 10-15 मिनट में आ गए, फिर शाम का पढ़े। फिर जब खाना आता था शाम का 10 बजे के आसपास, 9:30-10 बजे, उस टाइम खाना लेकर खाना खा लेते थे और फिर 100 क्वेश्चन सॉल्व करके सो जाते थे। डेली 100 क्वेश्चन सोल्व करना है? सर ये 1 महीने के बाद रूल बना लिए थे कि 100 क्वेश्चन डेली करना है। जिस दिन 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। तो ये समस्या था बहुत सारे बच्चों के, को लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे। इसके लिए हम लोगों ने ईजी में क्विज सिस्टम ला दी। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्विज है। क्विज में क्या होता है कि हर कुछ देर के बाद एक क्वेश्चन आते हैं। ये क्विज है फीट इलेक्ट्रीशियन का, आप लोग भी देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है ना कि हर 1 मिनट के बाद एक क्वेश्चन आता है और इसमें लगभग 1500-1600 क्वेश्चन है। और डेली इसमें हम लोग क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं कि जो जैसे आपने बताया कि प्लानिंग, तो अब किसी बच्चों को क्वेश्चन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब भी उसको टाइम मिलेगा क्विज ज्वाइन करके वो अपना प्रैक्टिस करते रहेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो ईजी में हुआ है, आप ये पीछे देख रहे होंगे आप लोग बैनर में, तो सब लोगों का यही था कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कराना है बच्चों को। और कितना भी हम लोग कह लेते थे, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं उससे दूर भागते थे। इसीलिए अब हम लोगों ने क्विज सिस्टम ला दिया है। देखिए सर, क्वेश्चन को देखकर लोग ऐसा समझते हैं कि क्वेश्चन हमारे लिए एक बहुत बड़ा बवाल है, बहुत बड़ी समस्या है। क्वेश्चन का नाम ही समस्या है। क्वेश्चन समस्या का ही दूसरा नाम है। और आपको एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं वो समस्या का सॉल्यूशन ही देखने वहाँ करने जा रहे हैं। अगर आप समस्या से डरेंगे तो आप एग्ज़ाम से डर रहे हैं, क्वेश्चन से डर रहे हैं तो एग्ज़ाम से डर रहे हैं। और क्वेश्चन, समस्या, एग्ज़ाम, किसी से भी अगर आप डर रहे हैं तो दूसरे शब्दों में कह लें तो आप अपने करियर से डर रहे हैं, आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने से, भविष्य में सुधार करने से डर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आपने बोला है। हाँ सर, तो समस्या से लड़ना हर किसी की आदत होनी चाहिए और समस्या खोजना चाहिए। समस्या हमेशा आती नहीं है। जो लोग कायर होते हैं या कुछ नहीं करना चाहिए उनके सामने आ जाती है। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो समस्या आपके सामने आएगी ही नहीं, आपको फिर समस्या को खोजना पड़ेगा। है कहाँ समस्या? तो मतलब तैयारी कर रहे थे तो आप ये फोकस ज़्यादा कर दे कि हमको कौन कौन क्वेश्चन में डाउट है, कहाँ कहाँ हम फंस रहे हैं, इस तरह का अंदर मतलब वो फीलिंग्स आती होगी। हाँ सर, हमने एक टारगेट बना लिया था कि हमें 5 क्वेश्चन डेली आकर के क्लास में पूछना ही पूछना है। जिस दिन 5 क्वेश्चन हम डाउट में नहीं लाते थे, हमको लगता था कि आज हम कुछ कम किए हैं। तो शुरुआत में पहले महीने में तो 5 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लेते थे। क्वेश्चन या थ्योरी कुछ भी, वहाँ से डाउट निकल जाता था। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या कम हुई। अब 3-4 घंटे पढ़ने से 1 ही 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं, कभी नहीं भी निकल रहे हैं। तो फिर घंटे बढ़ाने पड़े। अब भाई पढ़ते ही रहो, लेकिन जब तक 5 डाउट नहीं मिलेंगे तब तक छोड़ना नहीं है। चाहे रात के 12 बज जाए, लेकिन 5 डाउट चाहिए। मतलब डेली इतना पढ़ लेना कि 5 डाउट चाहिए जो सर से क्लास में पूछेंगे। सर परमानेंट एक रूल था कि 5 डाउट कल के लिए चाहिए मुझे। अभी से घर यहाँ से पढ़ के गया हूँ, खाना खाऊँगा, 10-15 मिनट 20 मिनट आराम करूँगा, फिर डाउट ढूंढने बैठ जाऊँगा।
मैं क्वेश्चन रिवीजन कर रहा हूँ, जो मेरे से हो जा रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं हुआ गलत हो गया लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी गलती यहाँ पर है, मुझे अपनी गलती का पता चलेगा कहाँ से गलती किया हूँ, वो भी मेरा डाउट नहीं है। मेरा डाउट वो होगा जो मेरे से हुआ भी नहीं और जो आंसर बुक में दिया हुआ है या किसी भी टेस्ट में दिया हुआ है वो क्वेश्चन से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत दिया हुआ है, तो मेरा भी गलत है उसका भी गलत है, वो मेरा डाउट होता था जो मुझे समझ में ना आए। इस टाइप का क्वेश्चन 5 ढूंढने में कभी कभी मुझे 100 क्वेश्चन में मिल जाता था शुरुआत में, फिर 200-300 ऐसे हुए, 800 तक मैं गया हूँ। एक दिन में 800 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ और लास्ट में 5 क्वेश्चन डाउट नहीं मिल पाते थे सर। मतलब 800 क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिए थे लास्ट तक, इसमें से भी 5 क्वेश्चन ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बाद जब 2 महीने के बाद हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आया था तो हम 800 क्वेश्चन एक दिन में मैक्सिमम सॉल्व किए हैं, 700, 800, 600 मैक्सिमम स्कोर मेरा एक दिन का 800 क्वेश्चन है। और उस 800 में से मुझे ठीक से याद है 4 क्वेश्चन में डाउट लाया था और 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। तो जो गलत होते थे उनको जब मैं दोबारा से कॉपी चेक करता था तो मुझे पता चल जाता था कि ये मेरी गलती यहाँ पे हुई, मैं इसको ऐसे सोचा हूँ लेकिन इसका उत्तर ऐसे सोच कर देना था। तो वो तो मुझे पता चल गया, वो मेरा डाउट नहीं है, गलत है ठीक है, उसको सुधार करूँगा, टिक लगा लेता था मैं और उसको बार बार पढ़ता था। लेकिन डाउट वो होता है जो हमको समझ में आया नहीं, हमसे गलत हुआ, और जो आंसर बोर्ड दिया है, एग्जामिनर दिया है, उससे हम सहमत नहीं, वो मेरा डाउट है। उस टाइप का 4 ही क्वेश्चन 800 में से मिला था। जैसे आपसे हम बातचीत करने के बाद हमें ये पता चला कि आप कभी भी टाइम को देख स्टडी नहीं किया है, नहीं सर। अपने खुद को मतलब स्टेमिना जितना उतना देर स्टडी करते थे। तो वैसे बच्चे जो पूछते हैं, सवाल था वो कमेंट भी किए थे कुछ लोगों ने कि प्रदीप जी से पूछिएगा कि कितने घंटे वो स्टडी करते थे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप इस पे बताइए। सर घंटे वहाँ पर देखा जाता है जहाँ पर किसी के लिए काम किया जाता है। जैसे अब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे घंटा देखना है कि अगर मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है तो 6 बजे जाना है और 2 बजे मुझे आना है, 2:05 हो जाएगा तो मुझे वहाँ रुकने की परमिशन नहीं होगी और ना ही मैं रुकना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ तो 6 से 2 मुझे पढ़ना है, लेकिन अगर मेरा टारगेट नहीं गेन हो रहा है तो 6 से 6 भी हो जाएगा, पढ़ना है। तो सर जहाँ पर घंटे देखे जाते हैं वहाँ पर अपना काम नहीं हो रहा होता है, बहुत में हम काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि हमने इतने घंटे करके दे दिया, अब आप समझिए आपका काम जाने। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी रहा आपका। एक सवाल और है आपसे कि आपने 3 टॉप ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लखनऊ मेट्रो आपने क्वालिफाई किया, टॉपर बने, आपने इसरो क्वालिफाई किया, उसमें भी आप टॉपर रहे, इसके अलावा यूपीआरवीएनएल आपने क्वालिफाई किया, उसमें भी आप टॉपर रहे, मतलब टॉप 10 में आप रहे हर जगह। तो आपने जो तैयारी कर रहे थे तो क्या थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस था या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, मतलब जो हमारे व्यूअर्स का सवाल है। सर थ्योरी तो हम जब क्लास में पढ़ रहे थे, ITI करने के समय उस टाइम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम भी हम लगभग 2 बार पढ़ ही लेते हैं, हर कोई पढ़ लेता है 2 बार, चाहे समझे या ना समझे 2 बार पढ़ लेता है। एक बार पढ़ता है, एक बार एग्ज़ाम टाइम पढ़ता है, तो हम भी वही किए थे। लेकिन इसके बाद यहाँ जब आए तो यहाँ हमको लगा, थ्योरी की बुक भी थी, सब कुछ लाए थे पढ़ने के लिए, लेकिन जब सर पढ़ा रहे थे तो लग रहा था कि जो सर पढ़ा दिए वो थ्योरी सफिशिएंट है, उसी को जा कर के 2 से 3 बार फिर से रिवाइज़ करते थे। यहाँ से जाने के बाद खाना खा के रिवाइज़ करते थे, शाम को फिर रिवाइज़ करते थे सूर्यास्त के बाद सोने से पहले, और सुबह जाकर उसको फिर रिवाइज़ करते थे। इतना रिवीजन एक ही दिन में 24 घंटे में 4 से 5 बार कर लेते थे। और फिर थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो आज थ्योरी का रिवीजन किए हैं कल परसों उसके टेस्ट दीजिए। मतलब कुल मिलाकर आपको रिवीजन पर ही फोकस करना है, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेटर है। हाँ, रिवीजन एक ही चीज़ जो आप एक बार पढ़ लिए हैं उसी को बार बार पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़िए, सेम चीज़ को बार बार पढ़िए। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कीजिए, रिवीजन और क्वेश्चन, और अपनी गलतियों से प्यार कीजिए। जो गलतियाँ हो जाए, मेरी सबसे सुंदर कॉपी अगर है तो माई एरर है, मेरा नोट्स मैं ही पढ़ पाता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ेगा। और शॉर्ट नोट मैं ही पढ़ूँगा, वो कोई नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जो माई एरर नाम से मेरी कॉपी है उसको कोई भी पढ़ सकता है, आगे आने वाले 50 साल तक भी वो पढ़ने लायक रहेगी, क्योंकि वो सुंदर शब्दों में लिखी हुई है, वो सबसे प्यारी कॉपी मेरी है। चलिए, माई एरर, ऐसा बहुत कम ही स्टूडेंट होगा जो अपने गलतियों को लिखते होंगे। आपने अपने गलतियों को लिखा, एक जगह कलेक्शन किया और उस पर फोकस किया, तो मुझे लगता है कि इसीलिए जल्दी इतना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आया है। जी सर, माई एरर में मैं अपनी बहुत सारी गलतियाँ लिखा भी हूँ, और फिर जब 700-800 क्वेश्चन मैं कर ले रहा था तो दिन में 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 तक 35 क्वेश्चन ऐसे डाउट हो जाते थे, गलत हो जाते थे, और जो गलत होते थे उनको मैं माई एरर में डालता था। लेकिन जब ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने लगे, 700-800 करेंगे
तो 5% तो गलत होंगे ही होंगे। अगर हम सेलेक्टेड हैं फिर भी आज भी हम करेंगे तो 5% क्वेश्चन हमारे अभी भी गलत होंगे। तो वो 5% अगर 800 का हम निकालेंगे तो 40 क्वेश्चन होता है सर। 40 क्वेश्चन अगर हम लिखने बैठ जाएंगे तो हमारा रिवीजन का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम चला जाएगा। इसलिए उनको हम बुक में टिक कर देते थे, और जो क्वेश्चन एक बार टिक हुआ गलत हुआ वो एक बार टिक है, अगर दोबारा फिर वही टेस्ट दिए फिर गलत हो गया तो वो डबल टिक है, फिर वही टेस्ट दे दिए फिर गलत हुआ तो 3 बार टिक है। जितने बार गलत होगा उतना टिक उस पर रहेगा, और जिस पे एक से ज़्यादा टिक मिल गया उस क्वेश्चन को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे जहाँ भी आएगा मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो जाता था, डबल टिक वाला, ट्रिपल टिक वाला, कि वो तो मैं कभी नहीं भूलूँगा।